नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द नोटबुक पे। आइए शुरू करते हैं अपनी बची हुई सीरीज़। ये हमारा एनटीपीसी 2016 के पहले दिन का और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें हम साइंस के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पेड़ की बरसों में आयु का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं बताऊं, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। इसमें सिंपल सा इसका आंसर है कि पेड़ के जो तने पे जो छल्ले होते हैं, उन रिंग्स को, उन छल्लों की गणना करके हम जान सकते हैं कि पेड़ कितना पुराना है। चलिए, अच्छा अभी ये आयु मापने वाली बात आई है तो मैं आपको 2-3 पॉइंट्स और बता दूंगा, उनको भी माइंड में रख लेना आप। सबसे पहला है कार्बन 14 पद्धति, कार्बन डेटिंग जो पद्धति उसको बोलते हैं, आपने सुना होगा। ये प्राचीन जो वस्तुएं होती हैं बहुत पुरानी, उनकी आयु की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है C14, जिसमें आपने सुना होगा जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें जो बहुत सारे अवशेष मिलते थे उनके जरिए हम जान सकते थे ये सभ्यता इतनी पुरानी है, तो उनकी कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा पता लगाया जाता है। चलिए, दूसरी पद्धति है यूरेनियम विधि। यूरेनियम विधि से जितनी भी अति प्राचीन बहुत ज़्यादा पुरानी वस्तुएं होती हैं, जैसे पृथ्वी, सूर्य, इनकी आयु हमें कैसे पता चलती है? इनकी आयु हम यूरेनियम विधि द्वारा जान सकते हैं। और एक और पॉइंट है, जब जैसे हिमयुग जो था, हिमयुग का पता कैसे लगाया जाता है? ये है सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण के द्वारा हम हिमयुग का पता जान सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? ये पूछ रहा है मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका पार्ट कौन सा हिस्सा नहीं है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। नंबर 1 गुर्दे, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय, मूत्रमार्ग। गुर्दे को किडनी बोलते हैं, किडनी बिल्कुल होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। मूत्रवाहिनी भी होता है, गर्भाशय ये नहीं होता। ये जो आपका ये मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, प्रजनन तंत्र, उसका हिस्सा होता है। मूत्रमार्ग जो है ये भी उत्सर्जन तंत्र का पार्ट होता है। आइए थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला किडनी, किडनी में खून का फिल्ट्रेशन होता है, तो बचे हुए जो गंदगी है उसको वो छानकर आपको मूत्रवाहिनी में मूत्र के रूप में दे देता है, जो मूत्रवाहिनी आगे जाके उसको स्टोर करती है। एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। अब मूत्राशय से ये मूत्रमार्ग द्वारा शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है। अंतिम होता है अपना यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग जिसको बोलते हैं। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को बुलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। यह प्रदान करता है। अब देखिए, जब नवजात बच्चा होता है तो उसकी माँ का जो पहला दूध है उसको पिलाते हैं, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये क्वेश्चन में ही आंसर आपको दिया गया है। तो कोलोस्ट्रम ये क्या करता है? कोलोस्ट्रम जो होता है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर, पहला जो दूध होता है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है और ये हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। देखिए मैं बता देता हूँ कि ये जो पहला स्राव होता है स्तन ग्रंथि का, ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चा जो पैदा हुआ होता है, नवजात बच्चा, तो उसकी जो इम्यून पावर है, इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम है उसका, वो इतना डेवलप नहीं होता। तो उसको डेवलप करने के लिए ये कोलोस्ट्रम बहुत ज़रूरी होता है। तो कोलोस्ट्रम में बेसिकली होता क्या है? अब कोलोस्ट्रम में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एंटीबॉडी होती है जो कि उसको बैक्टीरिया या फंगस, जो भी बाहर का इन्फेक्शन होता है, उससे रक्षा करता है ये एंटीबॉडीज और ये कोलोस्ट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण नहीं हटता है? अब मान लो आपकी कोई टेबल है, उस पर पुस्तक रखी या कोई सामान रखा है, वो जब तक आप नहीं हटाओगे नहीं हटेगा। क्यों? ये जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ये आपने न्यूटन का पहला नियम पढ़ा होगा, उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं इसको। यदि कोई वस्तु अपनी जगह रखी है तो वो वैसी ही रखी रहेगी। यदि कोई वस्तु चलती हुई अवस्था में है या गतिमान है तो वो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक आप उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाते। जैसे आपने बॉल फेंकी, तो जब तक आप उसको नहीं रोकते तब तक वो नहीं रुकती, वो चलती रहती है। लेकिन अगर आप नहीं रोकते फिर भी रुक जाती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण का बल वो भी लगता है, बाह्य बल होता है, इसीलिए वो रुकती है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल हटा दिया जाए
आपने फेंक दी तो वो ऐसे ही चलती रहेगी। तो कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है जड़त्व के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्न में से किस उपकरण का या किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कैसे पता लगेगा कि आपकी सर्किट में बिजली जा रही है कि नहीं जा रही। देखिए इसका जो उपकरण होता है वो होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम माप सकते हैं कि इसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए ये जो 3 टर्म है इनको भी मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। एनेमोमीटर, एनेमोमीटर से आप हवा जो होती है उसकी शक्ति और गति माप सकते हैं एनेमोमीटर से। और वैरोमीटर जो होता है उससे वायुदाब माप सकते हैं। और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है। ये मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ये HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl एसिड ये निकलता है। अच्छा, HCl एसिड का जो काम होता है वो क्या होता है, ये भी मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ आपको। शायद मैंने पहले बताया था आपको, ये स्टोमक लाइनिंग से निकलता है और ये भोजन को अम्लीय बनाता है। और मैंने एक और बताया था, HCl एसिड के साथ साथ जो पाचक रस होता था उसमें एक आपका पेप्सिन एंजाइम भी निकलता था, उसको एक्टिवेट करता है ये। और ये जो जर्म्स को किल करता है, जर्म्स को मारता है, जो कि आपको फूड के जरिए आपके शरीर में पहुंच जाते हैं। तो ये इसका काम रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। चलिए जैसे इथेनोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ये किस में पाया जाता है, ये चींटी में पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करते हैं। अगर कोई अपराधी है उसको आइडेंटिफाई करना है तो फॉरेंसिक विभाग किस तकनीक का प्रयोग करता है। आपने देखा होगा DNA फिंगरप्रिंटिंग, कहीं पे भी जैसे कोई अपराध हुआ है तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट मैच किए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ये जो फिंगर्स होती है उसके ऊपर ये जो लाइनिंग होती है, ये एक आदमी की लाइनिंग किसी भी करोड़ों आदमी में किसी दूसरे आदमी से नहीं मिल पाएंगी। इस धरती पे जितने भी आदमी हैं आपस में ये जो लाइनिंग होती है फिंगरप्रिंट, ये एक दूसरे के सेम नहीं होते, उनमें थोड़ा अंतर रहता है। इसी चीज़ का ये प्रयोग करते हैं। चलिए और मैं थोड़ा सा इनको भी समझा देता हूँ। DNA एडिटिंग क्या होती है, DNA स्प्लाइसिंग क्या होती है, DNA एम्प्लीफिकेशन क्या होता है। चलिए पहला टर्म है DNA एडिटिंग। DNA एडिटिंग में क्या होता है, इसमें ये एक ऑर्गेनिज्म के DNA को चेंज करने की प्रक्रिया होती है। DNA जब ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे जेनेटिक्स वाला, उसमें और इलेबोरेट करेंगे। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है DNA स्प्लाइसिंग। DNA स्प्लाइसिंग ये प्रयोग किया जाता है एक सिंगल जीन को बढ़ाने के लिए। उसकी जो कोडिंग कैपेसिटी होती है, आप जानते होंगे जैसे DNA में कोड होते हैं ATG, आपने पढ़े होंगे, एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, ये जो बॉन्ड होते हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए DNA स्प्लाइसिंग किया जाता है। और फिंगरप्रिंट आप जानते हो, मैंने अभी बताया। DNA एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, DNA एम्प्लीफिकेशन होता है ये मल्टीपल कॉपी, बहुत मतलब ज़्यादा कॉपी, एक जैसे कई DNA के प्रोडक्शन करने के लिए DNA एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। अब हमें ऑप्शन कौन सा चूज़ करना था अपराधी को पहचानने के लिए, तो अपराधी को पहचानने का काम DNA फिंगरप्रिंट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। इसमें पहला है केवल समसूत्री विभाजन माइटोसिस, केवल अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, या ना तो माइटोसिस और ना ही मियोसिस। देखो 2 टाइप के विभाजन होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन क्या होता है ये थोड़ा सा मैं आपको एलेबोरेट करूंगा। देखो जब शरीर में कोई चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन करती हैं। और कौन सी कोशिका में विभाजन होता है, ये विभाजन होता है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। इसका आंसर होगा माइटोसिस। अब समसूत्री विभाजन होता क्या है ये बता देता हूं आपको। समसूत्री विभाजन में एक सोमेटिक सेल होती है। सोमेटिक मतलब कायिक कोशिका। कायिक कोशिका
कायिक कोशिका कौन सी होती है? आपके शरीर में स्पर्म और अंडा, मतलब शुक्राणु और अंडा को छोड़ के जो भी आपके शरीर का हिस्सा है उसकी सेल सोमैटिक सेल कहलाएगी, जो कि विभाजन कर सकती है। अब उन सेल में ये डिवीजन होता है। तो माइटोसिस प्रोसेस क्या होती है ये मैं समझाऊंगा। ये वैसे 5 प्रकार की होती है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझ लो। इसमें ये है कि माइटोसिस में एक सिंगल सेल होती है जहाँ पे चोट लगी है, ये सिंगल सेल है, और इसके आपको विभाजन हो के 2 सेल बनेंगे, 2 डॉटर सेल बनते हैं, 2 संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। इसको बोलते हैं समसूत्री। दोनों में समान गुणधर्म वाली 2 कोशिकाएं बनती हैं, सम और सूत्री समान होंगी। अब देखते हैं मियोसिस अर्धसूत्री। अर्धसूत्री में क्या होता है? देखिए मियोसिस में जो सेल है वो 2 बार डिवाइड होती है। पहली एक कोई सेल है, इसमें ये 1 बार डिवाइड होगी, फिर इनमें से 2 बार और डिवाइड होगी, मतलब ये कुल मिला के वहाँ पे बनती हैं 2 कोशिकाएं, यहाँ पे बनेंगी 4। ये जो है 4 कोशिकाएं बनाने के लिए सेल डिवीजन होता है मियोसिस में। अर्धसूत्री में 4 बनती हैं, और ये जो होती हैं वो अपने से जो जेनेटिक इनकी जो पहचान होती है उसका आधा हिस्सा अपनी चारों कोशिकाओं में लेके आती हैं। ये बराबर बराबर लाती हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बनती हैं माइटोसिस में, समसूत्री में 2 कोशिकाएं बनेंगी और यहाँ पे 4 बनेंगी, लेकिन इनके अंदर जो जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आधी होगी। आई समझ में? चलिए बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं जाना है आपको। और वैसे ये समसूत्री 5 टाइप का होता है, वो मैं आपको कभी और जब हम वो पढ़ेंगे सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन, उसमें आपको बताऊंगा। अभी इतना ही जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड, ये मैंने अभी बता दिया, हाइड्रोक्लोरिक। चलिए, कौन सा विकल्प हवा की मात्रा तथा दबाव के बीच संबंध के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें हवा की मात्रा और दबाव, दबाव मतलब वायुमंडल का जो दाब होता है उसकी बात हो रही है यहाँ। तो उसके सिद्धांत पर देखो, फाउंटेन पेन जो होता है वो भी हवा के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपने सुना होगा कि जब आप आसमान में जाते हैं, अगर आप एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हैं फाउंटेन पेन लेके, तो वहाँ पे आपकी जेब खराब होने का खतरा रहता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है। तो क्या है कि वो स्याही उसकी पेन की बाहर निकल के आपके कपड़े ख़राब कर सकती है। तो ये दबाव के ऊपर ही डिपेंड करता है। बाइसिकल का पंप भी दबाव के ऊपर करता है, हैंड पंप भी आप प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड करता है, वायुमंडलीय प्रेशर। ये पुली जो है, ये पुली इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब देखिए, दबाव की बात चल रही है तो मैं बता देता हूँ कि कोई एक एरिया ले लीजिए, कोई एक एरिया है, मान लो ये, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। इस एरिया के टोटल इस वाले पृष्ठ पे, टोटल इस पर पृष्ठ पर लगने वाला जो बल होता है, उस एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रेशर बोलते हैं, दबाव बोलते हैं। तो जो दबाव है इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल बोलते हैं इसके मात्रक को। ये एक अदिश राशि है, ये भी जानना जरूरी है, सदिश है या अदिश है। सदिश राशि कौन सी होती हैं? जिनमें दिशा, सदिश, स माने साथ में, दिश माने दिशा, मतलब उसके साथ साथ दिशा हो, और अदिश जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो। ठीक है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वो होता है, ऐसा ही मात्रक इसका बार होता है। 1 बार बराबर 10 की घात 5, 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चलो ये सब छोड़ते हैं, जो मेन क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उसको लेते हैं। मेन क्वेश्चन आपसे करता है एग्जामिनर कि वायुमंडल का जो दाब है उसको मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। चलिए, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है, क्वेश्चन ये भी रख देता है वो, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरे, एक साथ गिर जाए, तो वायुमंडल में कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्या होगा? अगर ये बैरोमीटर है, इसका जो माप है वो एक साथ गिर जाए तो आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। अगर बोलते हैं कि धीरे धीरे गिरे, ये वाला प्रश्न भी बहुत बार आता है। अगर बैरोमीटर जिससे हम वायुदाब को मापते हैं उसका जो पाठ्यांक है, उसमें हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वो मीटर में जो उसका पाठ्यांक है वो धीरे धीरे गिरे तो वर्षा होती है, बहुत जल्दी गिर जाए तो आंधी तूफान आते हैं।
और गिरे नहीं, केवल ऊपर रहे, बहुत ऊंचा रहे। तो इसका मतलब है कि ये जो मौसम है बड़ा सुहावना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन फ्री रहो, बहुत बढ़िया वो रहेगा। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरे की चमक, हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? देखिए बता देता हूं मैं, हीरे की जो चमक होती है उसमें डिस्पर्सन, इसका भी योगदान होता है, बिखराव, क्योंकि प्रकाश आता है बिखर के तभी वो चमकता है। हीरे का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उच्च अपवर्तक सूचकांक, इसका भी रहता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी कुल आंतरिक प्रतिबिंब, इसका भी योगदान रहता है। हीरे में निम्न अपवर्तक सूचकांक की वजह से हीरे की चमक नहीं दिखाई देती। हीरे की चमक में उसका कोई योगदान नहीं रहता, माफ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? और लॉ ऑफ मोशन के बारे में मैं बता दूं आपको, लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने दिए थे। ये 3 नियम होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला नियम क्या था, मैंने आपको पहले बता दिया है, कोई भी वस्तु अपनी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। इसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ये जड़त्व के कारण होता है, जैसे कंबल में लगी हुई धूल, वो भी जब तक नहीं हटती तब तक आप उसको नहीं पीटते। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा गति का नियम क्या कहता है, ये होता है, इसमें बल की परिभाषा होती है। बल बोले तो फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन इसमें है F बराबर ma, ये होता है F इक्वल्स टू ma। मतलब जो बल होता है वो m और a, द्रव्यमान और त्वरण के गुण मल्टीप्लाई के बराबर बल होता है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि जैसे जो कोई भी आप क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया होती है। आप जमीन पे चले, आपने धक्का दिया तो जमीन ने आपको धक्का दिया, इसीलिए आपका पैर आगे गया। वैसे ही थोड़ा 2 एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे आप नाव में जा रहे हैं कहीं और नाव से आप उतरते हैं, तो जैसे ही आप उतरेंगे तो नाव पीछे की ओर, आप आगे की तरफ आएंगे तो नाव पीछे की तरफ जाएगी। आपने पीछे की तरफ धक्का दिया तो नाव ने आपको आगे दिया। ऐसी बंदूक से गोली चलना भी, गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे जाती है। यही होता है गति का तीसरा नियम न्यूटन का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों ये सीरीज़ में यही रोकता हूँ। नेक्स्ट सीरीज़ में आके, अगले वीडियो में आके आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। आपका सहयोग अपेक्षित है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।